रंजन। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर क्लास में कहाँ थे? सर बाहर गए हुए थे, पूरा क्लास मिस हो गया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून रजनीश। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून आफ्टरनून रजनीश। सर। मैं वीडियो ऑन कर लो भाई। रजनीश, अंशु, नीरज, बिट्टू, विशाल, सुनीता, अंकित, इजहार। मुझे लगता है कि एक लोग को अलग से रखना पड़ेगा जो अटेंडेंस मार्क करे पहले। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई। मुझे लगता है ऐसा अटेंडेंस के लिए रखना पड़ेगा। या गुड आफ्टरनून सर। जो लोग पहले आ जाते हैं वो मुझे बताएं एक बार, जिन्होंने टाइम से पहले ज्वाइन कर लिया था। तो क्या सर एक अटेंडेंस का पैटर्न रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? पता कैसे चलेगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है? फिर बोलोगे सर ये नहीं समझ में आया। सही बोल रहा हूँ मोनू, गलत बोल रहा बिल्कुल सही सही है सर। हूँ? सही बोल रहा हूँ। ऐसे लास्ट क्लास में भी अगर आप टाइम पे ना हो, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में भी टाइम पे ना हो, फिर क्लास की टाइमिंग ही इससे अच्छा मैं चेंज करा दूँ। जब मैं टाइम पर उनको, तो इतना मेरे साइड से इतना एफर्ट देने का क्या मतलब है? ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे की क्लास आप अटेंड करते हो ऑनलाइन, वो भी अगर ढंग से आप ना कर पाओ। कल क्लास 2 क्लास से मैं नोटिस कर रहा हूँ बीच में बच्चे ही निकल जाते हैं बाहर, एग्जिट कर लेते हैं बीच क्लास में। इससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आपको पड़ेगा। जैसे जैसे अब हम टिपिकल टॉपिक्स पे आगे बढ़ते जाएंगे तो उसमें मेन इशू आपको आएगा कि मैं हर क्लास में डाउट का मौका देता हूँ। एक बार दूंगा, 2 बार दूंगा, 3 बार दूंगा। पर्सनल डाउट्स भी अगर आप पूछते हो मुझसे टेक्स्ट करके तो भी मैं उस पर रेस्पॉन्स कर देता हूँ, बट एक लिमिट तक। आप उसके बाद भी सोचो कि अगर क्लास में आप आओगे नहीं, रेस्पॉन्स दोगे नहीं, उसके बाद फिर कैसे मैं डाउट अटेंड करूँ? एक डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। इसके लिए मैं देखता हूँ डिसिप्लिन कैसे आपका मेंटेन हो सकता है। आप सीरियस नहीं रह रहे हो क्लास में, क्या हो रहा है वो कुछ भी देखना पड़ेगा। बस टाइमिंग अगर 3:30 है तो 3:30 से 3:35 के बीच सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाने चाहिए। अगर आप किसी रीजन की वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट यू मस्ट इन्फॉर्म इन ग्रुप, सर हम ज्वाइन नहीं कर सकते, वी विल वॉच योर रिकॉर्डिंग। इन्फॉर्म भी करना होता है, ये एक ऐसा, जब आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, आप ऑलरेडी जिस कोर्स में हो उससे आप कुछ ना कुछ प्रोफेशनल चीजें सीखोगे। ये अच्छा एक आपका वे होता है सामने वाले की जो भी आपको पढ़ा रहा है, मैं हो गया फिर कोई भी अदर टीचर जितने भी ऑल आर प्रोफेशनल्स। तो प्रोफेशनल से एक टाइम आपको अगर निकाल कर दे रहा है तो दे आर टीचिंग यू विद देयर एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको चीजें पढ़ा रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो जो चीजें उन्होंने गेन की उस प्रोफेशनल बिहेवियर को भी बताते हैं। इवन मैं ऑफलाइन क्लासेस में तो मैं इन लोगों को बहुत बताता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में मैं बहुत कम ही इंटरेक्शन इन सब चीज़ों पे करता हूँ कि हाँ आपको अटेंड कैसे करना है, आगे पढ़ना कैसे। ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे जिन्होंने मुझसे बैच लिया हुआ है उन्हें अच्छे से पता है। इवन आपके बीच में भी ऑफलाइन क्लास का भी एक तरीका है मतलब, उसे वेल नोन है, उसे सब कुछ पता है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ ऑफलाइन क्लास। तो आगे से ये ध्यान रखो आप कि एटलीस्ट बी ऑन टाइम, या फिर अगर टाइम पे नहीं आ रहा हो, लेट भी आ रहा हो, मैं लेट आ रहा हूँ तो ऑब्वियसली आप लेट आ सकते हो, नॉट एन इशू। बट अगर मैं टाइम पे हूँ, मेरा वेब कैम ऑन हो चुका है, तो मस्ट ट्राई कि आप अपना वेब कैम ऑन करके एटलीस्ट यू मस्ट रिस्पॉन्ड। ये सभी लोगों के लिए था। और बाकी जो टाइम पे आते हैं उनका तो मोस्ट वेलकम है। तो मुझे अच्छे स्टूडेंट तो वैसे ही पसंद है, पूरों को भी मैं पसंद करता हूँ, बट कुछ लिमिट। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मोनू मेरे लिए सबसे बुरा स्टूडेंट है तो फिर वो गलत नहीं होगा। एनी मोनू?
अरे नहीं सर, हाँ, ऐसा है या नहीं है? ओके सर। ठीक है, लास्ट क्लास से ये एक स्टार्ट करते हैं। जो डाउट था लास्ट क्लास में, उस डाउट को ही हम कंटिन्यू करते हैं। आई होप अभी और कोई नहीं आने वाला है, इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में ओके आप लोग सर। का एक डाउट रह गया था टोटल टैक्सेबल इनकम को लेकर के। तो सर टोटल टैक्सेबल इनकम पे आप जो टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, और किसी के साथ साथ क्या सर टीडीएस टीसीएस अगर डिडक्ट हुआ है तो ही हमें आईटीआर भरना इम्पोर्टेंट है, या अगर टीसीएस टीसीएस नहीं डिडक्ट हुआ है तो क्या हम आईटीआर ना भरें तो चल जाएगा? ये एक डाउट था जो मुझे लास्ट क्लास में लगा कि काफी बच्चों का वो डाउट है। तो मैं एक बार पहले आपको ना टोटल टैक्सेबल इनकम का कंसेप्ट एक बार समझा देता हूँ, जिससे आगे अभी हम जो आज आईटीआर, ये आईटीआर 1 से भी रिलेटेड होगा। आईटीआर 1 में हम जब आगे सीखेंगे तो एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि टोटल टैक्सेबल आवाज आ इनकम रहा है। है सर। आई म्यूट कर लो। बाकी सभी लोग जिनका अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर दें, अदरवाइज मुझे म्यूट करना पड़ेगा। अब क्लियर है सर। सही है? ये सर सही है। यस सर, क्लियर है। ठीक है, पार्टिसिपेट आपको करना है, इनपुट आपका आता रहेगा तो आपको बेटर क्लियर होगा। और लास्ट क्लास का जिसका डाउट था, आई थिंक सलोनी का ये डाउट था जिसमें इशू था ये। तो सलोनी, आई वांट यू कि आप पार्टिसिपेट जरूर करो, जिससे आपको क्लियर हो सके कि टोटल टैक्सेबल इनकम कैसे आया। स्टार्टिंग करते हैं हमारा। जो पहले आप मुझे ये बता सकते हो कि आईटीआर 1 में क्या क्या आता है, सभी लोग कौन कौन से हेड्स हैं जो आईटीआर 1 में कवर होते हैं? यस सर, बता सकते हैं सर। यस सर। सर इसमें ये सर सैलरी होता आइडिया है सर, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेस। हाउस सर प्रॉपर्टी, सैलरी अदर हाउस सोर्सेस। प्रॉपर्टी सर अदर सोर्सेस से। ठीक है, इसमें ना ही आपका पीजीबीपी आता है और ना ही और ना ही कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, ये दोनों नहीं आता है। ठीक, इसके यस अलावा इसमें एक जो आता है वो आता है एग्रीकल्चर इनकम। यस सर सर। 5,00,000 ये अप टू 5,000। अप टू 5,000। 5000। क्या यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। अप टू 5000 एग्रीकल्चर इनकम आता है। मतलब कि अगर मैं ये आप ऐसे ही एग्जाम्प्ट मानो, एग्रीकल्चर इनकम को आप अलग से लिखो भी मत, क्योंकि वो एग्जाम्प्ट ही होती है 5000 तक, उस पर कोई टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं लगता। अगर आप 4000 रुपये भी या 5000 रुपये तक कमाते हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं। मेनली जो आपका जो टोटल इनकम बनेगा वो इन 3 हेड्स से बनेगा, जिसको हम बोलेंगे ग्रॉस टोटल। एग्जाम्पल के लिए मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। मैं एग्जाम्पल मान लेता हूँ मिस्टर सत्यम का। सत्यम की जो सैलरी है, आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने दिया नहीं दिया वो हम एक बार साइड रखते हैं पार्ट का। अभी हम बस ये समझते हैं कि एक्चुअल में इनका आएगा कैसे टोटल। जो इनकी सैलरी है वो 8 लाख रुपीज है पर एनम। जो भी मैं फिगर देख रहा हूँ ये सारी पर एनम। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी से जो इनको रेंटल आ रहा है वो 2 लाख रुपए पर एनम आ रहा है। अदर सोर्सेज से इनको केवल इंटरेस्ट की इनकम है जो कि अमाउंट 60,000। तो मुझे बता सकता है इसका ग्रॉस टोटल इनकम कितना हुआ? 10,60,000। 10,60,000। 10,60,000 लाख सिक्सटी टेन थाउजेंड। लाख सिक्सटी थाउजेंड ठीक है, अभी आप लोगों को ये भी जो मैंने यहाँ पे लिखा है जब करेंगे तो सैलरी जो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है, ये 50,000 की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिलती है, मैंने उसकी बात की है। ठीक है, तो ये नेट टैक्सेबल सैलरी है। आप लोग को अभी मैं आगे जब आईटीआर 1 चलेंगे तब देखेंगे। तो ये 50,000 वाला क्वेश्चन किसी के माइंड में नहीं आना चाहिए कि सर आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन आपने include नहीं किया। ये ऑलरेडी डिडक्टेड है और 8 लाख मैंने टैक्सेबल सैलरी। अब क्या है, ये 10,60,000 में से ना आपको कुछ डिडक्शन अलाउ होते हैं, जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। 80C से 80U, यू सर। जिसमें आपके पीएफ से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, लाइफ बच्चों को इंश्योरेंस। ट्यूशन फीस से रिलेटेड, कोई अगर आपने हाउस परचेज किया, होम लोन अगर आप पे कर रहे हो तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो यहाँ पे अलाउ होता है आपको। इसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उनके मेडिकल से रिलेटेड, कोई आपने डोनेशन किया है, कोई बहुत सारे अमाउंट है जो अलग अलग सेक्शन में 80C से लेकर के 80U तक में डिफाइंड है। आपको वहां से देख करके अपने अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसमें डिडक्शन अलाउ कर। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं वो है डिडक्शन 1,60,000 तक टोटल। अब जो इनकी नेट टैक्सेबल इनकम आ रही है वो आ रही है 9 लाख। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको, और फिर हम करते हैं।
यहाँ पे हम रखते हैं 1,35,000। तो मुझे बता सकता है नेट टोटल इनकम कितना आएगा, नेट टैक्सेबल इनकम? सर स्टैंडर्ड डिडक्शन मानते हो 50,000 हाँ से? हाँ, नहीं इसमें ऑलरेडी included? अलाउड है, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी अलाउड हो चुका है, मतलब 8.5 लाख की इनकम थी, ऑलरेडी 50,000 माइनस होकर 8 लाख So आया ऑलरेडी। 9,25,000। 9 9 लाख लाख 50,000। 25,000। यस सर। 9,25,000 सभी का आंसर यही आ रहा है। यस सर। आप इसे नेट नहीं टैक्सेबल इनकम बोले, या फिर या और करके आप टैक्सेबल। इसे ये बोल सकते हैं हेलो टोटल हेलो टैक्सेबल इनकम। हेलो हाँ भाई, सर, ये डिडक्शन क्या होता है सर? एग्जिस्ट जानते हो, बट डिडक्शन तो होता क्या है? इसको डिडक्शन ही बोलते हैं भाई। डिडक्शन मतलब एक बेनिफिट जो आपको दिया जा रहा है, कुछ ना कुछ आपने इन्वेस्टमेंट्स किया है कोई, जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी सेविंग्स स्कीम चलती है, उस स्कीम में भी अगर आपने परचेज कर लिया तो आपको गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। क्योंकि आपको सोचो कि एक आपने सैलरी अर्न किया, आप सैलरी पे टैक्स देने जा रहे हो, उसी सैलरी के हिस्से में से ही तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया है, भले वो आप अपने बेनिफिट के लिए ही इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया, पीएफ हो गया, फिर आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, गवर्नमेंट की किसी स्कीम में आपने लगाया, एलआईसी में लगाया, तो ये सारे आप अपने लिए कर रहे हो, कहीं ना एनपीएस में आपने इन्वेस्ट किया। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, हम चाहते हैं आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो। आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो हम आपको उसमें से उतना पोर्शन अलाउ करेंगे जितना उस सेक्शन की मैक्सिमम लिमिट है। जैसे एटीसी बोलता है कि 1.5 लाख तक आपको अलाउड हो। मैंने बस अभी एज्यूम किया है 1,35,000। हम जब प्रैक्टिकली एग्जाम्पल में देखेंगे तो उसमें देखेंगे कौन कौन से हेड में हम क्या एज्यूम कर, ठीक है। अभी बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती है या कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हमें खर्चे करने पे गवर्नमेंट हमारी सैलरी में से उसको माइनस करती है, अल्टीमेटली आपके सैलरी में से ही जा रहा है ना, अलग से तो जा नहीं रहा है, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो नेट टैक्सेबल इनकम या फिर टोटल टैक्सेबल। अब क्या होता है जब आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आ जाती है ना, इस नेट टैक्सेबल इनकम में हमें दो पार्ट करते हैं। सभी को पता है कि इंडिविजुअल पे जो टैक्स लगता है, कोई भी इंडिविजुअल, सत्यम हमारे केस में जो है वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पे लगता है, सभी को पता है स्लैब रेट लगता है, ठीक। इसमें से आपको ना दो पार्ट डिवाइड करनी होगी। एक होगी आपकी नॉर्मल इनकम, एक होगा आपका स्पेशल। ये वैसे कैलकुलेशन आपकी सारी जो आप जिस भी यूटिलिटी को इनकम टैक्स की यूज करोगे, या फिर इनकम टैक्स का कोई ऑनलाइन अगर आप भरोगे तो, या फिर कोई अदर सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो ऑटोमेटिकली ये सब कुछ बाइफरकेट करके टैक्सेबल टोटल इनकम टैक्स वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करके वो आपको दे। अभी हमने जानने के लिए कि एक्चुअल में सर टोटल इनकम में कितनी कितनी चीजें इंक्लूड होती है, नॉर्मल इनकम क्या होती है, स्पेशल इनकम क्या होती है, हमें ये बाइफरकेशन पता होना चाहिए। नॉर्मल इनकम वो होती है, आप इससे अगर नॉर्मल, पहले आप नॉर्मल से पहले ना आप स्पेशल जाओ। स्पेशल इनकम वो होती है जो कि स्पेशल रेट से टैक्सेबल हो। टैक्सेबल एट स्पेशल रेट, जिसका अलग से एक रेट डिफाइन किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म कैपिटल 20। एट द रेट 15% अंडर सेक्शन 111। फॉर एग्जाम्पल मतलब कुछ ऐसी इनकम जो सर आपको उस पर नॉर्मल रेट से टैक्स नहीं लगता, नॉर्मल रेट पे हम यानी का मतलब नॉर्मल स्लैब रेट, ये हो गया, ये आपका नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा। स्पेशल इनकम मतलब सर जिसका टैक्स रेट ही अलग डिफाइंड है, उसका सेक्शन ही आपने अलग कर दिया है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको आ रहा है 111A का, ठीक, ये हो गई आपकी टैक्सेबल इनकम जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से, मतलब एक स्पेशल इनकम हो गई। सर अगर आपको एक नॉर्मल ट्रेडिंग से गेन हुआ है, कैपिटल गेन जैसे हम बोलते हैं ना, स्टॉक मार्केट में आपने ट्रेड किया, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने से अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है, वो भी शॉर्ट टर्म हुआ है, आगे चल के हम देखेंगे, तो उस पर ये टैक्सेबल रेट स्पेशल रेट से टैक्स होगा। अभी आप बस इतना ध्यान रखो कि सर जब हम पहले टोटल इनकम निकालेंगे, टोटल इनकम में से हम दो हिस्से उसके करेंगे, एक तो टोटल टैक्सेबल इनकम में से एक नॉर्मल इनकम का पोर्शन होगा, और दूसरा हम स्पेशल इनकम का। नॉर्मल इनकम जो होगा वो ऑलवेज टैक्स दैट स्लैब रेट,
ऑलवेज टैक्स एट स्लैब रेट। आपको ये याद कर लो, चाहे आप प्रैक्टिस कर करके सीख लो, बट आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें दिख जाएंगी। अगर आप जब हम यूटिलिटी पे प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आप देखोगे कि जब लास्ट में टैक्स कैलकुलेशन वो करके आपको देगा, उस टैक्स कैलकुलेशन में वो स्पेशल इनकम के लिए स्पेशल रेट यूज करेगा, नॉर्मल इनकम के लिए स्लैब रेट यूज करेगा। अभी हम इंडिविजुअल के केस की बात करें, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सर ऑलवेज स्लैब रेट टैक्स एट स्लैब रेट। जो आपका, अब मैं इसमें अगर एक नॉर्मल बात करूं इसमें, कि हमारा जो ऊपर का एग्जांपल है, उस एग्जांपल में क्या कोई कैपिटल की, मैंने जो ऊपर एग्जांपल लिया, क्या उसमें कैपिटल गेन का अमाउंट इंक्लूडेड है? नो सर। सभी का आंसर नो आना चाहिए, सभी लोग क्यों चुप नो हैं? सर। नो सर नहीं। हमने जो ऊपर एग्जांपल लिया वो ITR 1 में ऑलरेडी कैपिटल गेन और PGBP तो आता नहीं है, तो हमारी सारी इनकम जो है वो नॉर्मल इनकम है। इसमें कोई भी ऐसी इनकम नहीं है जो हमने एज्यूम की हो कि वो टैक्स हो रही हो स्पेशल रेट से। अदर सोर्सेज में भी कुछ ऐसी इनकम होती है, जैसे डिविडेंड हो गया, जो स्पेशल रेट से टैक्स होता है, बट हमने जो अपने हेड में एग्जांपल लिया है वो अदर सोर्सेज का इंटरेस्ट की इनकम माना है। इंटरेस्ट की इनकम एक नॉर्मल इनकम है। अभी जो मेरा अमाउंट ऊपर आ रहा है, कितना आ रहा था, 9 लाख 25,000। 25,000। सर, मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम ही मेरी नॉर्मल इनकम से बनी हुई है। मुझे स्पेशल इनकम से कोई मतलब ही नहीं है। फॉर दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के लिए मेरे पास कोई स्पेशल इनकम नहीं है। 9,25,000 पे अब मुझे टैक्स कैलकुलेट करा कि कितना मेरा टैक्स पेबल बनता है, ये मुझे यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट, तो मुझे बता सकता है कितना बनेगा। इंक्लूड 4% एजुकेशन सेस एज वेल। और ओल्ड रेजिम फॉलो करना, हम जितने भी फॉर्म सीखेंगे सारा ओल्ड रेजिम के हिसाब से सीखेंगे, उसके बाद न्यू रेजिम का कंपैरिजन देखेंगे। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सबका। सभी लोग ट्राई करेंगे, अगर आप गलत भी निकाल लो तो भी ट्राई करें। ठीक आंसर आया मेरे पास, इजहार का 97,000। इजहार 4% एजुकेशन से इंक्लूड कर लिया है। एजुकेशन का हटाना है? नो सर, वो नहीं किए हैं अभी। बोला है नहीं, 4% एजुकेशन सेस भी ऐड करके बता, बेसिक भी, और आप अलग अलग लिख के सकते हो। ऐसे लिख सकते हो आप कि सर बेसिक प्लस HEC, ये इतना होगा, फिर आपका टोटल है। ठीक, ऐसे बताना है आपको। तो ये 97 निकालेंगे 500, तो उसके साल में कितने अच्छी कर देंगे सर? आवाज क्लियर नहीं है भाई। इसी कर 97,000 सर 500 है तो फिर साल में सर सर भाग ये देंगे। नहीं, सर ये 12 से भाग में 4% जो देना, सेस लगेगा, टोटल बता चार रहा हूँ। हाँ परसेंट जो भाई, सेस लगेगा वो टोटल अमाउंट पे रहेगा। 4% सेस जो लगता है वो हमेशा बेसिक टैक्स पे लगता है। जो टैक्स में होगा उस मोनू, जो आप पूछ रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि सर इस 97,500 को 12 से डिवाइड करना, यही पूछ रहे हो आप? नहीं, अभी यस डिवाइड नहीं सर। कर, अभी नहीं डिवाइड करना, अभी आप मुझे टोटल बता दो बस, अभी हम वो आगे देखें।
20 का आंसर है 104। 1,14,100। 1,01,400। भाई सभी ने कैलकुलेट किया है, किसी का कॉपी मत करना। सत्यम, चलिए आपका भी आंसर। किसी का भी कॉपी मत करना, नहीं तो आपको ही इशू आएगा बाद में। कोई ऐसा जिसका आंसर अभी तक ना आया हो, इसको कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि मेरे पास पूरे सभी लोग के आंसर नहीं है। तुलसी सही आंसर आपका। धनंजय आंसर नहीं आया। सलोनी आपका भी नहीं आया। एक्चुअली सर पूरा क्वेश्चन ही समझ नहीं पाया कि करना क्या है। इसको समझ नहीं पाए करना क्या है, तो ठीक है। टैक्स निकालना था वैसे, बस ओल्ड रसीद के हिसाब से 9,25,000 पे ओल्ड रसीद के हिसाब से टैक्स निकालना। देखते हैं 2.5 लाख तक नील हो जाएगा। यस सर। ये जीरो तक, 0 से 2.5 लाख नहीं। सलोनी और मनंजय ध्यान देना, बाकी लोग जिनका नहीं है वो एक बार टैली कर लेना। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख से 5 लाख, यानी नेक्स्ट 2.5 लाख पे आप ऐसे नोट कर सकते हो। 2.5 लाख पे कितने परसेंट है? 5%। 5%। नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, 12,500। 12,500। उसके बाद नेक्स्ट 5 लाख के लिए है, यानी अप टू 10 लाख तक है, तो नेक्स्ट 5 लाख हमें देखना होता है। बट हमारे केस में 20%। जो, हाँ प्रफुल आंसर 4 लाख सही है का आपका। कितना आता है? 20%। हाँ हमारे केस में जो इनकम है वो केवल 4,25,000 है, तो हम यहाँ पे यस सर। डायरेक्टली 4,25,000 इनकम लिख देंगे। और 4,25,000 पे हमें कितना लगाना है? 20%। 20%। 85,000। ये आ जाएगा 85,000। टोटल करेंगे आपको आएगा 97,500। ये जो आपका आया, इसे हम बेसिक टैक्स बोलते हैं। यस सर। इसे हम बोलते हैं बेसिक बेसिक टैक्स। अब क्या करना होता है आपको, इस अमाउंट पे ही दो चीजें होती हैं जो हमेशा ऐड करनी होती है। एक तो हमेशा ऐड होगा, जिसको हम बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 4% का हमेशा आपका ये ऐड होगा, प्लस 4% हमेशा ऐड होगा बेसिक टैक्स पे, चाहे आपकी सर जितनी जी, भी इनकम हो, हमेशा सर ऐड जी, होगा। सर बोल रहे हैं कि अप टू 2.5 लाख सर नील किए, उसका 2.5 से 5 लाख पे सर जी 5% होता है, 5 लाख पे सर निकाले हैं। नहीं भाई 2.5 पे निकाला है। यहाँ मैंने पॉइंट ये देखो ना, सेकंड। कैलकुलेशन इधर हो रही है। ओके सर। 12,500 ही अमाउंट आएगा ना। 5 लाख पे निकालूंगा तो 25,000 आएगा। हाँ सर।
यस सर, आपके ऐसे ही मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, दो चीजें याद रखनी कि सर बेसिक टैक्स में हमेशा दो चीजें ऐड होती है। एक तो हमेशा होगा, ऑलवेज इसको आपको ऐड करना ही करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी इनकम लिमिट कितनी। एक होता है सरचार्ज, हम आगे चल के सीखेंगे कि सर सरचार्ज क्या होता है। सरचार्ज ना आपका एक टैक्स होता है जब आप एक्स्ट्रा इनकम कमाते हो ना। जैसे मान लो अगर आप एक, कहने के लिए अगर आप 50 लाख से ऊपर आपकी सैलरी है, 50 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम चली जाती है किसी भी हेड की वजह से भी, तो आपको सरचार्ज ऐड करना पड़ता है अराउंड 12%। हम वो देख लेंगे किस पे कौन सा रेट है, 10%, 12%, कभी किसी पे 25 है, कहीं कहीं पे 37% भी है। तो सरचार्ज भी ऐड करना पड़ सकता है, बट आपको ये याद रखना है कि सर एक तो है बेसिक टैक्स, जब भी ये ऐड होगा ये दोनों बेसिक टैक्स पे ही ऐड होंगे। सरचार्ज भी अगर लगेगा तो वो बेसिक टैक्स पे ही लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी बेसिक टैक्स पे ही लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमेशा आएगा। कोई भी इनकम अगर आप लॉस भी कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब आपका लॉस टैक्स लगाने की वजह से लॉस में भी जा रही कंपनी, जो भी है टैक्स पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमेशा लगेगा ही लगेगा। जहां जहां भी बेसिक टैक्स आएगा वहां हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा 4%। ठीक है, 97,500 का 4% कितना होगा, 3900। यस यस सर। सर। सर किसी का कोई डाउट है अभी तक? नो सर। नो सर। हम्म। सर जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन पे तो डिडक्शन मिलता है ना, तो इसमें फिर टैक्स कैसे ऐड करेंगे, ये किस चीज का है? हेल्थ एंड देखिए, वो जो आप बात कर रहे हो हेल्थ एंड एजुकेशन, वो आपने कोई हेल्थ एंड एजुकेशन की इन्वेस्टमेंट की है वो डिडक्शन। ये जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है ये गवर्नमेंट कलेक्ट करती है आपसे कि वो, इसमें अलग अलग कैटेगरी के हैं। जैसे हेल्थ के लिए कुछ पोर्शन जाता है, एजुकेशन सेक्टर के लिए कुछ पोर्शन जाता है, तो वो हर एक सेक्टर वाइज जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, एजुकेशन सेक्टर्स में, जो आपके स्कूल्स होते हैं जितने, उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो गवर्नमेंट करती है आपसे। 4% आपके टैक्स में से कलेक्ट करके एक्स्ट्रा से वो उससे इसको वहां पे कंट्रीब्यूट करती है। और जो आप कंट्रीब्यूट करते हो उसका आपको डिडक्शन मिलता है, वो अलग पोर्शन है। यस दोनों में सर। डिफरेंस है। वो एज अ डिडक्शन मिलता है, ये एज अ सेस कलेक्ट होता है। ये बहुत रिजिम में काम करता है, ओल्ड रिजिम में नहीं काम करेगा। हाँ, हेल्थ एंड एजुकेशन से दोनों में आएंगे। बट डिडक्शन जो आपने पूछा अंजलि का जो डाउट था, सर डिडक्शन आप जो बता रहे थे, डिडक्शन माइट वेरी, वो न्यू रिजीम में भी आ सकता, हो सकता है ना मिले आपको, ओल्ड रिजीम में तो मिलता है। यस सर। डिडक्शन वेरी कर सकता है, बट हेल्थ एंड एजुकेशन से दोनों रिजीम में सेम। ठीक है, किसी को और कोई कंफ्यूजन? सलोनी एंड मनंजय, क्या अभी समझ में आ गया, या फिर एक बार फिर से समझाओ नेक्स्ट एग्जांपल लेकर? नहीं सर, समझ सर में आ आ गया। हेलो। सर ये सेस वैरी भी करता है परसेंटेज वाइज, या 4% पे ही फिक्स? अभी तक तो 4% फिक्स है। आपको जब गवर्नमेंट नया कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहती है, जैसे बीच में इसमें ना जो हेल्थ एंड एजुकेशन से मैं आपको कैटेगरी बताई देता हूँ, वैसे याद रखने की नीड नहीं है। इसमें हेल्थ से रिलेटेड है 2%, एजुकेशन से रिलेटेड है 1%, और 0.5% इसमें 0.5% और 0.5%। ये है आपका स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण सेस। ये दो ऐसे सेस हैं जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक कृषि कल्याण सेस की एक स्कीम निकाली थी, कृषि कल्याण योजना जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू ये लाया गया था। और आप सभी को पता है स्वच्छ भारत अभियान जब से चालू हुआ है, तो स्वच्छ भारत अभियान में जितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का जा रहा है, वो गवर्नमेंट तो फंड अपने आप से दे ही रही है, बट एज अ कंट्रीब्यूट जितने लोग हाईली प्रोफाइल, जैसे मान लीजिए नॉर्मली जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, जो साल का 10 लाख रुपए कमा रहा है, अगर उसका टैक्स 1 लाख रुपए आ रहा है, तो उस पर 0.5% स्वच्छ भारत सेस के नाम से भी गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, जिसको वो सोशल वर्क, एक तरीके से आप ये समझ सकते हो ये सारी चीजें सोशल वर्क में है। हेल्थ भी सोशल के लिए हो रहा है, एजुकेशन भी आप और मैं ही इसका लाभ उठा रहे हैं। स्वच्छ भारत से भी अगर कलेक्ट हो रहा है तो एज अ पब्लिक एट अ लार्ज, जो टॉयलेट्स बनवाए जा रहे हैं अलग अलग जगह पे,
या फिर आपको जो आसपास आपके सफाई कराई जा रही है वो किसके तहत कराई जा रही है, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से फंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो सेस जब भी लाता है एक कोई ना कोई उसके पीछे पर्पस होता है, आप उस पर्पस के अलावा उस सेस को यूज नहीं कर सकते। वही एक फिक्स पर्पस होगा, और इट माइट बी इंक्लूडेड कि आगे चल करके कुछ ऐसा कोई पर्पस इंट्रोड्यूस करे गवर्नमेंट जिसमें कोई और सेस इसमें ऐड ऑन हो जाए। ठीक है, अभी जो मैंने लास्ट हमने जो देखा ये कि टोटल टैक्सेबल इनकम सर मेरी आ गई कंप्लीट होकर के, मैंने अमाउंट जो निकाला। आपके ना जब आप आईटीआर भरोगे फाइल करने के बाद आपको दिखेगा कि पर्सन की टोटल टैक्सेबल इनकम है 9,25,000। ठीक है, इस पे जो उसकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी है वो है 1,01,004। ये आपको एक्चुअल में गवर्नमेंट को देना है। ठीक, इतने इनकम पे इतना टैक्स आपको देना है गवर्नमेंट। अब क्या होता है, इसी में आप जो यूज करते हो वो यूज करते हो टोटल टैक्स पेड। टोटल टैक्स पेड इसमें से माइनस हो जाता है। आप कुछ सोचो, मैंने आपको बताया कि आपको 1,01,400 रुपए देने हैं, उसमें से आपने ऑलरेडी अगर कुछ अमाउंट गवर्नमेंट को दे रखा है तो आप पूरा अमाउंट फिर से थोड़ी दोगे, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वही दोगे आप। यस और नो? यस सर। मैं आपको इसमें से माइनस क्या क्या होगा, आपके साइड से आंसर आना चाहिए कि सर ये माइनस होना चाहिए इसमें से। टीडीएस माइनस और तो टीडीएस के थ्रू TDS जो कटा है सर। yes sir ठीक, TDS sir टीडीएस टीसीएस सबसे पहला जवाब आपके मन में यही आया कि सर टीडीएस टीसीएस जो भी कहीं मेरा अगर डिडक्ट या कलेक्ट हुआ होगा वो इसमें से अमाउंट माइनस होना चाहिए। अच्छा, yes इसके sir अलावा इसके अलावा और अदर डिडक्शंस डिडक्शन माइनस वगैरह डिडक्शन तो आपने माइनस कर लिया, yes sir डिडक्शन तो ऑलरेडी माइनस कर चुके हो आप। टोटल टैक्सेबल इनकम पे आप टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हो, टैक्स लायबिलिटी भी आपने निकाल ली। टैक्स लायबिलिटी के बाद अब आपको ये जो है ना टोटल टैक्स पेड, इसको हम एज अ टैक्स क्रेडिट भी बोलते हैं, है ना। टैक्स क्रेडिट्स हैं ये सारे जो 26 एस पे सेल रिफ्लेक्ट टैक्स करते हैं। या एडवांस टैक्स अलग होता है क्या सर इससे? वो भी आ जाएगा इसमें? हाँ, एक ये आपने नया पॉइंट इंक्लूड किया है इसमें, जो आई थिंक बाकी लोगों को नहीं पता होगा। इसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स और ये सर ये क्वार्टरली होता है सर। self assessment इसमें भाई tax एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ठीक, इसके अलावा अगर और कोई भी आपका क्रेडिट है, जैसे हमने अभी आप इसको चाहो तो एक नोट भी कर सकते हो। जैसे कल एग्जांपल में मैंने लिया था कि अगर आपने बाहर में फॉरेन में आपने काम किया है, फॉरेन में आपने काम करने के वहां पे भी आपने टैक्स वगैरह दिया होगा, तो वो क्रेडिट्स भी यहाँ पे आपको अलाउ हो जाए। वहां पे आपने जो टैक्स दिया वो यहाँ पे आपको इंडिया में अलाउ हो जाएगा, आप उसको अपने टोटल टैक्स लायबिलिटी से माइनस कर सकते हैं। अभी मैं ये एज्यूम कर ले रहा हूँ कि 8 लाख पे जो टीडीएस टीसीएस इनका डिडक्ट हुआ था वो 75,000 के अराउंड डिडक्ट हुआ था, और 1,01,400 टोटल टैक्स लायबिलिटी आ रही थी। तो सत्यम ने एक बार कैलकुलेट करवा के 30,000 खुद से एडवांस टैक्स के नाम पे जमा करा। अमाउंट कितना हो गया? 1,05,000 सर। 1,05,000। सर इन्होंने जो जमा कर दिया वो कर दिया 1,05,000। 1,05,000 जमा कर दिया, तो मेरा रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया? 3,600 ये एडवांस टैक्स तो रिफंड मिलेगा सर। 3,600 जो आपका बचता है ना उसको हम डिनोट करते हैं या तो टैक्स पेबल ऑब्लिक टैक्स रिफंड। ऐसा भी हो सकता था कि आपने, हाँ तो इस केस में रिफंड होगा ना भाई, तो ये निगेटिव में चला जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो टैक्स लायबिलिटी जो मेरी 1,01,400 आ रही थी, हमने एग्जांपल ऐसा लिया 1,05,000 हमने डिपॉजिट कराने का एग्जांपल ले लिया, तो मेरा 3,600 रिफंड आ रहा है।
हो सकता है ये इसके इक्वल भी होता, मे बी सेम भी हो सकता था, सेम भी हो सकता था सर। इसके अलावा ये भी हो सकता था कि कम जमा हुआ हो, 30,000 मैंने ना जमा किया हो, Yes, sir. 75,000 ही जमा हुआ हो। तो अगर Yes, sir. 75,000 जमा है तो मुझे कितना एक्स्ट्रा और पे करना है? 26,400, 20,400, 26,400. 20,400 पे करना होगा। 26,400। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। एवरीवन, किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? यस सर, समझ में आया। सर एक बार बता दीजिए ना। समझ नहीं आया, एक बार आप बता दीजिए। कंफ्यूज क्या बोला आपने? सर रिपीट कर दीजिए ना सर, समझ में नहीं आया। ठीक है, सलोनी। सर हम ये पूछ रहे थे कि वहाँ जो 3600 आ रहा था, तो वो माइनस 3600 आएगा या 3600 आएगा? माइनस, बिल्कुल माइनस आएगा। अच्छा, और एक बार फिर से बता दीजिए ना। मैं बताऊँ, देखो यहाँ तक क्लियर है ना सभी को कि सर हम एक टोटल टैक्स लायबिलिटी अपनी निकालेंगे? जी सर। यहाँ तक क्लियर है? जो हमने निकाला था Yes, 1,01,400। ठीक। अब क्या है, इस टोटल टैक्स लायबिलिटी को आपको गवर्नमेंट को जमा कराना होगा। ठीक, आपकी इनकम इतनी है। क्या होता है, जिस साल में आप जैसे स्टार्ट हो रहा है, जैसे 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक, लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो गया, इसी का असेसमेंट ईयर आपका हो गया 2024-25। जो इनकम आप प्रीवियस ईयर में अर्न करते हो उसके रिलेटेड टैक्स आपको असेसमेंट ईयर में जमा करा। अब क्या होता है कि जब आप खुद सोचो कि 1,01,400 रुपये अगर आपको बिल्कुल ये बोल दिया जाए, अभी जब रिटर्न भरने का टाइम है 24-25 में, मुझे आज पता लगता है कि आपकी इनकम इतनी है, मैं आपसे बोलता हूँ आपको 1,01,400 रुपये आज देना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है। मैं आपसे अगर ये बोलूँ तो ये 1,01,400 रुपये जब आप देने जाओगे तो गवर्नमेंट आपसे पिछले साल का विद इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी प्लस लेट फीस, ये तीनों हमसे इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद ये अमाउंट को बनाएगी। ये अप्रोक्सीमेट अमाउंट 1,07,000 के आसपास पहुंच जाएगा। मतलब एक्चुअल में आपको देना 1,01,400 था, बट इंटरेस्ट और पेनल्टी जोड़ के ये अमाउंट 1,07,000 पहुंच जाएगा अगर आप इसे आज सब पे करने जाओगे। इसी के लिए एक कंसेप्ट निकला जिसको हम लोग बोलते हैं टीडीएस टीसीएस, आप बोल लो। ठीक, कि सर गवर्नमेंट बोलती है कि आपकी 1,01,400 की लाइबिलिटी आने वाली है ना, पूरे साल में आप इतना इनकम कमाओगे, तो अब आप एक काम करो, इसको डिवाइड करो 12 से। 12 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, टोटल लाइबिलिटी मेरी इतनी हो रही है ना, 12 से मैं डिवाइड कर दूंगा, कितना होगा अमाउंट, तो मुझे बता सकता है? 8,450। 8450। 8,450 पर मंथ ना, आप सत्यम की सैलरी में से डिडक्ट करते रहो, जिसको हम टीडीएस बोलते हैं। कि सर जितना वो सैलरी पा रहे हैं उतने के हिसाब से, और बाकी उनकी अदर इनकम भी पूछ लो आप उनसे। आप पूछ लो कि कितना महीने में आप अदर इनकम में कमा लेते हो, इंटरेस्ट वगैरह एफडी वगैरह क्या है, ये सारी चीजें पूछ के आप हर महीने आप कैलकुलेशन करो और मुझे टीडीएस काट के जमा करा दो। जो एज अ एम्प्लॉयर होगा, जो आपको सैलरी दे रहा है सत्यम को, वो टीडीएस इनके सैलरी में से डिडक्ट करेगा। मान लीजिए 8 लाख रुपए, अगर इनकी 8 लाख रुपए साल की अगर इनकी सैलरी थी, मुझे कोई बता सकता है मंथली कितना हुआ ये अमाउंट? $66,000 सर सर। 66,666। 63,666। हाँ 66,000 सर, 66 66। कैलकुलेट कर लेना आप अकॉर्डिंगली। मैं भी एज्यूम कर लेता हूँ 66,000।
ठीक है, 66,000 ये सैलरी जो है हर महीने इनका एम्प्लॉयर इनको देगा। ठीक, जब इनको एक जॉब पे इन्होंने रखा होगा इनको, तब उसमें से गवर्नमेंट बोलती है कि 1,01,400 रुपए की ना इसकी पूरे साल की टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। जब इसका ईयर एंड होने वाला होगा उस टाइम तक 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक अगर ये आपके पास में जॉब करते हैं, इतनी इनकम अगर ये कमा रहे हैं, तो लगभग लगभग 1,01,400 रुपये बनेगा। तो आप कुछ मत करो, आप 8,450 रुपये हर महीने इनकी सैलरी से काट लें। और ये 8,450 जो बच गया अमाउंट, इसमें से मुझे कोई अमाउंट डिडक्ट करके बताए कितना हुआ 66,000 में से 8,450। 58,260। 57,515 आपका आंसर 57,550। कैसे आ रहा है? सर मैंने डिडक्ट किया है सर 57,550। 67,500 नहीं डायरेक्टली डिडक्ट किया। भाई, 66,000 से माइनस करना है 8,450। सर जी बता रहे हैं सर 57,000। 57,550 आएगा। 57,550, ठीक है। कंक्लूजन सुनो आप, कंक्लूजन में यही है बस कि जो आपका टोटल टैक्स बनने वाला है, क्योंकि टोटल टैक्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी एक ऐसा टर्म होता है जिसको हम एज्यूम करते हैं कि इतनी मेरी इनकम हो सकती है, इतना मैं पूरे साल में कमाऊंगा। या मेरे पास अगर मैं किसी एम्प्लॉयमेंट में हूँ, अगर मैं जॉब में हूँ, जैसे हमने एग्जांपल लिया था सत्यम का, सत्यम ऑलरेडी एक एम्प्लॉयमेंट में है। तो एम्प्लॉयमेंट में आपका जब आप जॉब ज्वाइन करने जाते हैं तो आपको सीटीसी डिसाइड हो जाता है, तो आपको पता रहता है कि पूरे साल इतनी सैलरी आपको मिलेगी। गवर्नमेंट उसमें बस एडिशन यही कर देती है कि आपको पूरे साल में ना, सत्यम की अगर सेम सैलरी रहती है, सब कुछ सेम रहता है, तो 1,01,400 का टैक्स बनेगा। इस टैक्स को, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डालती है टीडीएस काटने की, किसके ऊपर? एम्प्लॉयर के ऊपर। ये हम टीडीएस में सीखेंगे कि एक्चुअल में एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉय का क्या रिलेशन, या अलग अलग कब टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती क्या है, वो एक अलग अलग लिमिट के ऊपर है। बट सैलरी पर्सपेक्टिव से आप ये समझो कि अगर आप एक सर्टेन लिमिट के बाद सैलरी अर्न कर रहे हो, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ही समझ लो आप, कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के ऊपर अगर आपकी और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से एक्सीड कर रही है अगर आपकी इनकम, तो एम्प्लॉयर का के ऊपर लाइबिलिटी है कि वो आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा ही करेगा, टैक्स कैलकुलेट करेगा। सेम प्रोसीजर से जैसे हमने टैक्स कैलकुलेट करा है, वैसे वो टैक्स कैलकुलेट करेगा, डिवाइडेड बाय 12 करेगा, और जितना मंथली अमाउंट बनेगा, जो 8,450 बन रहा है, 8,450 हर महीने इनका टीडीएस डिडक्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए जो मैं आपको लास्ट में आपको दिखा देता हूँ, जो हमने जिनका यूज किया था, उन्हीं का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। स्क्रीन विजुअल है सभी को? यस सर। Yes, यस sir. सर। यस सर। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जैसा जो मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में कितना हर मंथली या उनको पेमेंट जितनी मिलेगी, ये मैंने आपको बताया। आप इसमें देखोगे कि टोटल ना उनको अमाउंट जो मिल रहा है, अब इसमें ये देखोगे कि हर महीने उनको ना अमाउंट मिल रहा है 2,00,000, 2,15,000, 2,15,000, 2,15, 2,15, 1,98, 2,12, 2,10, 2,10, हर महीने कोई ना कोई अमाउंट पे हो रहा है। अब उस अमाउंट पे ही कितना टैक्स डिडक्ट हो रहा है, आप ये देखोगे ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ अमाउंट सेम है। कहीं ना कहीं कोई इंक्रीमेंट हुआ होगा, इस वजह से अमाउंट में देखो टैक्स में रिवाइज हो गया, 40,000 हो गया टैक्स। 3-4 महीने लगातार 37,000 था, उसके बाद 40,000 के स्लैब में आ गया, फिर 41,000 आ गया। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे इधर जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा, इधर टैक्स का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, और उसी के वजह से ये हमारा टोटल टीडीएस जो इन्होंने टैक्स डिडक्ट किया है, वही टोटल टैक्स इन्होंने डिपॉजिट भी किया। तो जब ये रिटर्न भरने जाएंगे, इनको पूरी इनकम दिखानी होगी, कितनी इनकम ये दिखाएंगे अपनी, इसके हिसाब से अगर और कोई इनकम नहीं है तो टोटल इनकम दिखाएंगे 1,19,14,010। ठीक, और उसमें से टैक्स रिबेट माइनस टैक्स डिडक्ट माइनस कर लेंगे, इसके पहले टैक्स कैलकुलेट होगा। ये जो इनकी ग्रॉस टोटल इनकम है, अगर इनकी और कोई अदर इनकम नहीं होती किसी और हेड में,
तो हम इसी को ग्रॉस टोटल इनकम मान लेंगे। यस और नो? ये हमारा जीटीआई हो जाएगा। यस सर। यस सर, यस सर। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कि इनकी इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, यानी डिडक्शंस माइनस करने के बाद हम टोटल टैक्सेबल इनकम पे आ जाएंगे। मान लेते हैं इनकी टोटल टैक्सेबल इनकम जो आ रही है वो 17 lakhs के अराउंड आ रही है। अब 17 lakhs पे जितना हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, हम एक बार उसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे पूरा। उस टैक्स में से 3,53,000 हम माइनस कर देंगे, 3,53,617, क्योंकि ऑलरेडी इतना पोर्शन तो मैं पे कर चुका हूँ। जो बच जाएगा, अगर कोई एक्सेस अमाउंट है तो हमें पे करना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारे लिए रिफंड आ जाएगा अगर कुछ बच जाता है हमारे पास। यस सर, यस सर। आप समझ में आया सभी को? यस सर, आगे सर। जिसको डाउट था प्लीज वो कंफर्म करे कि सर आप समझ में आ गया। प्रत्युष, सलोनी, यस सर, क्लियर हो गया सर। पक्का? यस सर। दे दूं आइडिया फिर भर दोगे? तो ट्राई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मतलब पूरा सही हो ही जाए। ट्राई करना आना चाहिए एटलीस्ट। आप ये बोलो कि सर हम ट्राई जरूर करेंगे। यस। गलत बनाना सही बनाना सर वो आप देख लेना, हम गलत सबमिट कर देंगे वो हमारे ऊपर नहीं है। बट हम ट्राई कर लेंगे, ये इतना आपने सिखा दिया तो हम ट्राई जरूर कर सकते। ट्राई करना आना चाहिए, यस आप सर। गलत हो। किसी और को कोई कंफ्यूजन? रेस्ट नो वन सर। फॉर डाउट। नो सर। आगे बढ़े आप। यस सर। ट्रक्स में आप लिख सकते हो तरीके से। फर्स्ट कैलकुलेट ग्रॉस टोटल इनकम, ये आपका पहला स्टेप होगा। ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि सारे हेड्स से मिलाकर। यहाँ पे ब्रैकेट में 5 लिख दे रहा हूँ, Yes, sir. 5 मतलब 5 हेड्स। ठीक है। Then considered all eligible deductions। ठीक है, सारे डिडक्शंस को आपको देखना है, देख के उसमें से माइनस करना है। फाइनल फिगर आउट टोटल टैक्सेबल इनकम। टैक्स टू बी कैलकुलेट आप सभी लोग लिख रहे हो या फिर खाली देख रहे हो मुझे कि सर लिख रहे हैं तो देख ही लेंगे? देख रहे हैं सर। लिखना भी होता है भाई, अगर साथ लिख साथ रहे मैं लिख रहा हैं। हूँ तो लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा मैं लिख कुछ रहे कुछ हैं। एक लिख रहे हैं। कुछ रिकॉर्डेड में सर लिखेंगे। सेल्फ असेसमेंट टैक्स
ठीक है। तो जो लास्ट में नेट टैक्स पेबल आपका कंप्यूट होगा, ये ध्यान रखना आप कि नेट टैक्स पेबल जब भी हमने टोटल स्टार्टिंग में लायबिलिटी कैलकुलेट करी, लायबिलिटी के बाद हमने जितना हमने पे किया था वो हमने माइनस किया, अगर मेरा कोई एक्सेस टैक्स बन रहा है जो मुझे देना पड़ेगा बाद में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय, तो मुझे उसमें जो मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, ये ऐड करना होता है, वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ये सारी चीजें, तो ये जितनी भी कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाया, ये मैनुअल कैलकुलेशन मैंने आपको सारी सिखाई है। ऑटोमेटिकली जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे या इनकम टैक्स का खुद का एक यूटिलिटी है, ऑफलाइन यूटिलिटी या ऑनलाइन अगर आप फाइल करते हो, सब जगह ये ऑटोमेटिकली सब कुछ कैलकुलेट होकर के आएगा। बस आपको चीजें एक बार क्रॉस चेक करने के लिए मैंने सिखा दिया कि एक्चुअल में कैलकुलेशन होती कैसे। ठीक है। सर ये पेनल्टी वगैरह तो ड्यू डेट से डेट का तब प्रथम समझाने इंटरेस्ट, सर ये इंटरेस्ट और जो पेनल्टी के बारे में बताएं, वो ड्यू डेट से बाद भरने पे होगा ना? हाँ, जो मैंने वो इंटरेस्ट की बात की है ना, वो इंटरेस्ट आपका तब आएगा जब आपका एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का मैटर, मेनली वो एडवांस टैक्स के मैटर में आप याद रखो, कुछ अच्छा रहेगा। जब भी आपका एडवांस टैक्स का मैटर आएगा तब आएगा। एक काम करते हैं, एडवांस टैक्स भी बता ही दूं या ITR 1 पढ़ ले? थोड़ा सा बता दो। बता दीजिए सर थोड़ा एडवांटेज। पूरा बता दिए भाई, थोड़ा पूरा कुछ नहीं होता, मेरे सिलेबस में सब कुछ पूरा पूरा होता है, थोड़ा का कोई हिस्सा नहीं। या तो पूरा, फिर आप आज ITR 1 स्टार्ट नहीं होगा, फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होता है। ITR 1 बताइए सर। आज टाइमिंग के हिसाब से सर बता दीजिए सर, जिसमें कम टाइम स्पेंड हो। सर बता ही दीजिए, एडवांस टैक्स ही देखो बता टाइम दीजिए। तो एडवांस टैक्स, 10 से 15 एडवांस टैक्स बताओ। भाई 10 से 15 मिनट बचे हुए हैं, तो मैं एडवांस टैक्स का टॉपिक अगर कवर कर दूंगा तो वो आपके लिए भी बेहतर होगा, आगे एटलीस्ट आपको आइडिया तो रहेगा। अगर सबको एडवांस टैक्स का डाउट आ रहा है तो वही मैं कवर करूंगा, अदरवाइज मैं ITR 1 के कुछ सेट्स दिखाऊंगा। सर कर दीजिए एडवांस टैक्स के कवर। एडवांस टैक्स चैट बॉक्स में जल्दी फटाफट आंसर करो सब। 80 लिखना है, 80 एडवांस टैक्स फटाफट। सभी को पढ़ना है यार एडवांस टैक्स। ये चाहिए था मुझे, बस। पढ़ाना तो था ही वैसे भी, मौका चाहिए था। देखो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपको ना टोटल टैक्स लायबिलिटी जो आपकी आ रही है, ये टोटल टैक्स लायबिलिटी ना आप 3 तरीके से डिस्चार्ज कर सकते हैं। एक तो आपका TDS TCS कोई काट ले पहले, दूसरा तरीका है एडवांस टैक्स, और लास्ट में बचता है सेल्फ असेसमेंट। अब क्या है, आप इसको तो आप समझ ही गए होगे, ऑलमोस्ट समझा दिया, इसको छोड़ दो आप। एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स को ना आप ये लिखो कि ये सेम लिखो, ऑल्दो ये सेम नहीं होते, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, और इनका डिफरेंस भी बता दूंगा क्यों ये मैं आपको सेम बोल रहा हूँ। ये दोनों सेम मान सकते हो आप। एडवांस टैक्स का प्रोविजन बोलता है कि अगर एक पर्सन की टोटल इनकम पे जो टैक्स है, मतलब टैक्स लायबिलिटी जो हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे TTI की बात है, टोटल टैक्सेबल इनकम, सारी डिडक्शन वगैरह हटाने के बाद जैसे जैसे हमने स्टेप में कैलकुलेट किया, अगर TTI पे जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो टैक्स लायबिलिटी ग्रेटर देन रुपीज 10,000, तो उस पर्सन को एडवांस टैक्स का प्रोविजन फॉलो कर। सिंपल, वो एडवांस टैक्स की पहली लाइन कि फॉलो, आप ऐसे लिख सकते हो, फॉलो 80। अगर आपका TTI का जो टैक्स लायबिलिटी है वो ग्रेटर देन 10,000 रुपीज, ग्रेटर देन रुपीज 10,000 अगर आ रहा है पूरे साल का निकालने हुए आपका, तो आपको एडवांस टैक्स का प्रोविजन उसी दिन से फॉलो कर। अब एडवांस टैक्स का आपके मन में डाउट आना चाहिए, सर एडवांस टैक्स का प्रोविजन कहता क्या है? एडवांस टैक्स का प्रोविजन कहता है
कि अगर ये पहला वाला केस जो ये आपने ऊपर बोला है, अगर ये एप्लीकेबल आपके ऊपर हो रहा है, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, सभी को पता है। किसी के लिए 3 तो नहीं यस होते, सर, 4 यस होते सर हैं यस सर 4 क्वार्टर। होते हैं। सर 15 जून हाँ सर, 15 सितंबर, सर, 15 4 क्वार्टर दिसंबर, में यस हर क्वार्टर के एंड से पहले 15 क्वार्टर का जो लास्ट मंथ होगा ना, जैसे अप्रैल, मई और जून, ये मेरा फर्स्ट क्वार्टर हो गया। लास्ट मंथ में ना 15th तक पूरे क्वार्टर की जो आपकी लाइबिलिटी आपको लग रही है, वो आप उसका मतलब, जैसे मैंने टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो हमारे प्रीवियस केस में कितना था, 1,01,400, ये मुझे टोटल लगा। तो 15 जून से पहले पहले ना इस 1,01,400 का 15% जमा करा, फर्स्ट क्वार्टर के 15 एंड से पहले पहले। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वार्टर। सत्यम क्या बोला आपने? सर ये 15% मिनिमम है। हाँ, 1,01,400 का 15% आपको मतलब फिक्स है, ये 15% ही जमा करा। 15 से ऊपर जमा करा दो, वो आपकी इच्छा, आप एक्स्ट्रा देना चाहो तो एक्स्ट्रा दे सकते हो, ये तो मिनिमम। सेम ही जब हम सेकंड क्वार्टर की बात करेंगे, सेकंड क्वार्टर में जब हम आएंगे तो सितंबर, फिर आपको डेट याद रखनी 15 सितंबर से पहले पहले टोटल टैक्स लायबिलिटी का 45% जमा करा। 40%। थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर, 15%, 75%। यहाँ पे आपका आ जाएगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, फरवरी फरवरी और मार्च। 15 मार्च। जिस भी डेट को आपको देखना, सारी 15 तारीख को ही आपको काउंट करना है। 15 से के बाद आपके पास कोई चांस नहीं है। बताऊंगा उसके बाद दूसरा रास्ता क्या है, वो आपको वैसे जमा कर सकते हैं। 15% हो गया, 45% हो गया, यहाँ आते आते तक 75% जमा करा देना, यहाँ आते आते तक 100% कंप्लीट कर देना। आपके मन में ये डाउट होना चाहिए कि सर 15% किसका, 45% किसका, 75% किसका, 100% किसका, ये सभी को समझ में आ गया? नो सर, नहीं आया कुछ। सर ये कुछ 15 भी समझ, 45 जो टोटल टोटल टैक्स लायबिलिटी का होगा सर। सर मतलब इसका यही है ना कि 4 क्वार्टर में हम लोगों को 100% टैक्स पे कर देना है। बिल्कुल। मतलब ये 15 मार्च तक का टाइम है ना आपके पास। 15 मार्च, 31 मार्च से पहले पहले होता है। अगर आपको, आपने कंप्यूट किया ना, आपने पूरी इनकम निकाली अपनी, आपने टोटल टैक्स लायबिलिटी भी उस पर कंप्यूट कर लिया, अब आपको पता है कि इस पे इतना टैक्स लगभग लगभग बनेगा, ये अप्रोक्सीमेट बेसिस होता है, इट में वैरी, आपको इतना इतना जमा कराना था, तो आप 15%, 45%, 75 और 100% आप जमा करा दो। अगर आईटीआर फाइल करते टाइम पे दो सिचुएशन हो सकती है, या तो इससे टैक्स ज्यादा बनेगा या इससे कम बनेगा, सेम भी बन सकता है, ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो अगर ज्यादा बनेगा तो आप थोड़ा सा और एक्सेस पे कर देना, कम बनेगा तो रिफंड ले लेना। क्या यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? किसी को कोई डाउट यस है? सर। सर ये 10,000 पर लिमिट ना हुआ सर, 10,000 से पार करेगा तो यस सर हो गया क्या भाई? 10,000 लिमिट ना हुआ सर, अगर 10,000 से पार करता है सर, तो फिर टोटली ये जो ये लिखित फॉर्मूला जो फॉलो करेंगे सर, फिर वहाँ देखो से 10,000 जो है ना, वो 10,000 केवल चेक करने के लिए। अभी हमारे केस में अगर आप देखोगे 1,01,000 बड़ा है या फिर 10,000 बड़ा है? नहीं सर 1,00,000 1 लाख 1,01,000 ऑब्वियस। तो आपको जमा तो पूरा 1,01,400 कराना है, 10,000 को नहीं छोड़ना। 10,000 केवल कंपैरिजन के लिए, अगर हो सकता है मेरी लाइबिलिटी 10,000 से कम 9,000 ही आ रही होती, तो मुझे एडवांस टैक्स का प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत ही नहीं थी। सर ये मैंडेटरी है एडवांस टैक्स। हाँ भाई, हाँ, अगर 10,000 से ऊपर आता है तो मैंडेटरी, फिर वो कोई भी। इस प्रोविजन को ना फॉलो करने से आपके 3 सेक्शंस हैं जो अट्रैक्ट होते हैं, जो मैं बार बार आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी की बात कर रहा था, वो अब आएगा।
इफ एडवांस टैक्स, हाँ किसी को डाउट था, कोई कुछ बोल रहा था अभी? सर उसमें मेरे को डाउट है सर। हाँ भाई, सर उसमें नहीं 10,000 से ज्यादा था सर, उसमें सर परसेंटेज आप बताए सर, उसमें सर कैसे होगा सर? बता देखो फिर से रिपीट करते हैं। ओके If सर। advanced tax provisions not followed, then section 234A B C will be right. देखो भाई, गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपको साल में 1,01,400 टैक्स बन रहा है ना पूरा, जितनी इनकम है यस उसके सर। हिसाब से 1,01,400 देना पड़ता मुझे। अब गवर्नमेंट ने आपको 3 तरीके बताए, जैसे 3 तरीके से आप टैक्स ही जमा करा सकते हो। या तो कोई आपका टीडीएस चीज से डिडक्ट कर ले, वहां से काम हो जाए, वहां से मान लो नहीं हो रहा है या फिर उसको हम अभी छोड़ रहे हैं साइड में, आपको 1,01,000 रुपए की लाइबिलिटी आपने कंप्यूट कर ली ना, अब आप एडवांस टैक्स के माध्यम से इसको जमा करा दो। हर आपको दिख रहा है कि पूरे साल में मुझे 1,01,000 रुपए देने पड़ सकते हैं, तो हर क्वार्टर के एंड होने से पहले पहले 15 तारीख से पहले पहले आप परसेंटेज वाइज टोटल टैक्स लाइबिलिटी का अमाउंट जमा कराते चले जाओ। जैसे 1,01,400 का 15%, 15,210। 15,210, यस सर। 45% कितना होगा? 45,630। 45,630। यस। अब ये ना, ये 45,630 जो है ये टोटल है, आप ये ध्यान रखना, इसमें 15,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ऐसे ही जब आप 75,000 निकालोगे, 75% कितना होगा? 76,050। 76,050। 50 केवल। 100% तो आपका 1,01,400 ही होगा। सेम होगा। आप ये देखो, ये 100% जो होगा ना, ऑलवेज आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी से मैच करेगा। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ अलग से लॉजिक तो है नहीं। जो अमाउंट लिखा हुआ उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100% ऑब्वियसली सेम आएगा। ठीक, उसी का 15% सेकेंड क्वार्टर पे 45% तक, थर्ड क्वार्टर पे 75% तक, और लास्ट में 100% तक आप ये जमा करा दो। अगर आपका टीडीएस चीजेस ऑलरेडी डिडक्ट हो रहा है तो आपको ये प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत नहीं। आपको सोच के देखो कि मुझे 1,00,000 रुपए किसी को देने हैं, मुझे मोनू को 1,00,000 रुपए टोटल देने थे, बट सत्यम के पास मेरे ऑलरेडी 2,00,000 रुपए पड़े हैं। मैंने सत्यम से बोला, सत्यम मोनू को 1,00,000 रुपए दे देना और 1,00,000 रुपए मुझे वापस ट्रांसफर कर दे। ऐसे भी सेटलमेंट हो सकता है। मोनू को अल्टीमेटली 1,00,000 रुपए मिलने थे, वो भी मिल गए। मेरे पास से 1,00,000 रुपए जाने थे, वो चले गए, बट वो सत्यम के थ्रू चले गए, तो इसमें कोई गलत थोड़ी है। गया तो अल्टीमेटली मेरा ही पैसा, 2,00,000 रुपए तो मेरे ही थे ना, तभी तो उसमें से 1,00,000 रुपए मोनू के पास गए। सेम वैसे आप ये प्रोसेस समझ सकते हो कि टीडीएस आपके बिहाफ पे कोई और जमा करा, बट जा तो आपके पोर्शन से ही रहा है ना, आपके ही सैलरी के पोर्शन में से जा रहा है, या आपकी इनकम में से ही जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? सर ये एडवांस टैक्स सर मतलब एडवांस मतलब कि ये एडवांस टैक्स जो होता है वो आईटीआर 1 और आईटीआर 2, 3 सब में जा सकता है। सब में सर मतलब एडवांस टैक्स का एक लाइन का डेफिनेशन यही होना चाहिए कि हम टीडीएस या तो खुद पे करें या फिर कोई अगर हमारे मतलब बिहाफ में पे कर रहा है तो उसको हम एडवांस टैक्स बोल सकते हैं। नहीं, टीडीएस से आप सेट ऑफ कर रहे हो। आप देखो, टीडीएस एक अलग चीज हो गया। टीडीएस एक तरीके का, आप अगर एज्यूम करोगे तो उसका नेचर एडवांस टैक्स का ही होता है, बट वो एडवांस टैक्स नहीं है। देखो समझो कैसे, क्या मान लो आप जो एडवांस टैक्स जो आप जमा कराते हो ना, वो आप खुद से चालान क्रिएट करके आपको डिपॉजिट करना, और जो टीडीएस होता है ना, वो आपके जो सामने वाला पर्सन जो डिडक्ट कर रहा है वो टीडीएस का चालान अमाउंट डिपॉजिट करता है आपके पैन के अगेंस्ट।
अल्टीमेटली अमाउंट सेम आएगा। जैसे 1,04,000 देना है, तो चाहे वो एडवांस टैक्स के थ्रू आप दो, चाहे टीडीएस के थ्रू दो, ये अमाउंट सेम आएगा। बट अगर आप ये बोलो कि सर मैंने मेरी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आ रही है बट किसी ने टीडीएस जमा करा दिया, तो वो मैं उसको सेम मान, नहीं, अमाउंट के लिए सेम मान सकते, बस इतने तक का ये दोनों का नेचर एक तरीके का एडवांस ही होता है, क्योंकि हम टीडीएस भी जब भी डिडक्ट करते हैं वो पहले ही डिडक्ट करते हैं, इसलिए उसे हम एडवांस टैक्स बोल देते हैं। अदरवाइज दोनों के डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो दोनों के डेफिनेशन अलग है और एप्लीकेबिलिटी ही अलग। आप सेट ऑफ कर ले जाते हो वो एक अलग मैटर है कि हमने सर साथ में सेट ऑफ कर लिया, हमें अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमने सेट ऑफ कर लिया, बट दोनों की एप्लीकेबिलिटी अलग है। सर तो दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब बेसिक एक डिफरेंस? आप बेसिक समझो ना, जैसे एडवांस टैक्स जो है वो हमेशा आपको बोलता है कि 10,000 से ऊपर अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी जा रही है तो तभी एप्लीकेबल होगा, ठीक। अच्छा। बट जहां अगर हम टीडीएस टीसीएस की बात करते हैं, तो टीडीएस टीसीएस अगर आपकी सैलरी मान लीजिए एक स्लैब है 2.5 लाख रुपए से ऊपर का, अगर आपका स्लैब है 2.5 लाख का, अगर मान लो मुझे 20% का टैक्स काटना है, तो ये 5,000 रुपये में भी हो सकता है। मैं जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, माइट भी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसे ये टैक्स लाइबिलिटी एडवांस टैक्स वाले से 10,000 से मतलब नहीं है, ये 1 रुपए भी हो सकता है, किसी किसी केस में 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए ऐसे भी हो सकता है। तो टीडीएस डिपेंड करेगा, टीडीएस की जो लिमिट्स दी हुई है उसके अकॉर्डिंग, जितना हम पेमेंट कर रहे हैं वो अगर वो एक्सीड कर रहा है तो हमें टीडीएस टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। जबकि एडवांस टैक्स बोलता है कि जब तक आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ऊपर नहीं जा रही है तब आप एडवांस टैक्स तब तक नहीं फॉलो करें। जिस दिन लाइबिलिटी जा रही है 10,000 से ऊपर, आपको एडवांस टैक्स का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। ये एक बेसिक सा डिफरेंस। बट सर 12,500 का तो टैक्स डेबिट होता है, ये फाइलिंग के दौरान हाँ वापस नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, टीडीएस ना, जैसे जो टीडीएस एप्लीकेबल होता है ना वो हमेशा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के ऊपर होता है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के ऊपर, प्रत्युष में आ रहा हूँ आपके पास, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के ऊपर अगर आपकी इनकम चली जाती है ना, तो सामने वाले पर्सन जो एम्प्लॉयर है आप, उसके ऊपर ये लाइबिलिटी है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह देख करके उस आपको एक फॉर्म 16 में सारी चीजें अपलोड करें। मैंने आपको कल की क्लास, कल से पहले वाली और कल में भी शायद कल वाली क्लास में बताया था कि टीडीएस की जो रिपोर्टिंग है उसमें हो सकता है अमाउंट जो डिपॉजिट किया गया वो अमाउंट 0 हो, बट इनकम जरूर रिपोर्ट हुई होगी। मतलब आपको फॉर्म 16 इशू किया गया होगा और वो फॉर्म 16 भले 0 हो, मे बी टीडीएस उसमें 0 हो, बट फॉर्म 16 जरूर इशू किया गया होगा, तो आप लाइबिलिटी आपकी एप्लीकेबल हो जाती है 2.5 लाख से ऊपर निकलते ही। सामने वाले को आपके टीडीएस को रिपोर्ट करना है, भले ही 0 अमाउंट का टीडीएस हो, वो उसकी लाइबिलिटी होती है। और जो आप रिबेट की बात कर रहे हो कि सर वैसे तो 12,500 तक कोई टैक्स नहीं लगता, तो अगर आपका टीडीएस कट भी गया है 10,000 रुपये तो आपको ऑटोमेटिकली रिफंड आ जाएगा। इसलिए तो मैंने आपको जो स्टेप्स बताए, अगर आप उस स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको जो रिफंड वाली दिक्कत है, रिबेट वाली दिक्कत है, वो सारी दिक्कत ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी उस स्टेप्स के थ्रू। यस यस प्रत्युष। सर सर अंजलि प्रत्युष की बात है, प्रत्युष हाँ। हमको पूछना सिर्फ यही था सर, ऊपर जो आपने बताया टोटल टैक्सेबल लायबिलिटी का जो लिमिट है एडवांस टैक्स में ₹10,000 तक एक्सीड करता है तो एडवांस टैक्स का रूल फॉलो होगा उसमें। बट जो सब परसेंटेज जो दिए क्वार्टरली जो परसेंटेज दिए 15, 45, 75, वो एडवांस टैक्स के लिमिट से बाहर जाएगा तो वो परसेंटेज फॉलो होगा कि वैसे नॉर्मली फॉलो होता ही है? अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो कि सेम क्वेश्चन है, मोनू ने अभी पूछा था कि सर जैसे ये मेरी हो गई, मुझे कंपेयर करने के लिए पहले देखना है कि पहले मुझे ये देखना है एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी मुझ पे है या नहीं, तो उसके लिए मुझे टोटल टैक्स लायबिलिटी को 10,000 से कंपेयर करना है, मेरा पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में मैं देखूंगा अगर ये वाला कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई, यानी वो 10,000 से ऊपर था, हमारे केस में 1,01,400 था, यानी 10,000 से ऑटोमेटिकली ऊपर है, तो अब आपको जो कैलकुलेट करना है ना, हाँ, अब आपको जो 15, 45 और 75 और 100 कैलकुलेट करना है वो 1,01,400 का करना है, 10,000 को भूल जाओ। सर ये ठीक है, पूरा एज्यूम्पशन बेसिस पे, अगर मेरा एज्यूम्पशन नहीं रखता है कि हाँ मेरा इतना होगा, तो एडवांस हाँ टैक्स उतना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। बट आप खुद सोचो ना कि इन केस आप अभी आप ये देखो
जो आपका क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में ये भी डाउट क्रिएट हो सकता है, आपके क्वेश्चन में ये भी डाउट हो सकता है कि सर मैं मुझे दिख तो रहा है मेरी इनकम है, लेकिन मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ कि मेरी एजम्पशन है ही नहीं, मेरे टैक्स लायबिलिटी आएगी। तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाओगे AIS TIS में, तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। ये चलो फॉर्म 16 में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है, बस तीनों केसेस जो हमने कल डिस्कस किए थे, मान लो आपके पास ना फॉर्म 16 है ना 26 में कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं है, और आप अपनी इनकम अपनी हाइड कर रहे हो। तो कल को चल के ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी इंक्वायरी हो या कोई ऐसा नोटिफिकेशन आए जिसके थ्रू आपको इनकम टैक्स भरना पड़े, जिसमें हम लोग बोलते हैं नॉन फाइलर के लिए एक सेक्शन आता है 142। सामने से आपको नोटिस आ सकता है 142 का, जो ये बोलता है कि आपको मैंडेटरी फाइल करना था रिटर्न, बट आपने फाइल नहीं किया क्योंकि आपकी इनकम तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर है ना, तो आप एक मैंडेटरी फाइलर हो गए। मैंडेटरी आपने फाइल नहीं किया, उस टाइम पे आपको जिस असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल करनी थी, उस असेसमेंट ईयर से लेकर के टिल द डेट ऑफ फाइलिंग इंटरेस्ट और पेनल्टी की चीजें बनी। एग्जम्पशन सर एक और उसमें से कैपिटल गेन्स का होता है हाँ तो कैपिटल गेन पे तो हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते कि कितना गेन होगा क्या होगा। नहीं बस बिल्कुल ये मेरा इनकम का हेड ही ये रहे कैपिटल गेन और अदर सोर्स पे रहे तो हम नहीं कर सकते हैं अज्यूम डेफिनेटली। कैपिटल गेन पे ना एज्यूम नहीं करते, आपको अभी देखिए मैंने जब आज क्लास स्टार्ट की थी ना, तो इसलिए मैंने दो बाइफिकेशन किए थे, एक नॉर्मल इनकम को, एक स्पेशल इनकम। मैंने आपको बोला था स्पेशल इनकम वो होगा जो टैक्सेबल होगी स्पेशल रेट, इसका ऑलरेडी रेट डिफाइंड है, इसमें स्लैब का मतलब ही नहीं, ये डायरेक्ट 15% से टैक्स होगा। इसको आप जिस दिन डिक्लेयर करोगे उस दिन से 15% लग जाएगा, इसमें आपको एडवांस टैक्स की प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत भी नहीं। हाँ अगर आपको लग रहा है, खुद से मन कर रहा है कि सर मेरा इतना कैपिटल गेन ऑलरेडी हो चुका है, जैसे मान लो सेकंड क्वार्टर तक आपने अपनी रिपोर्ट निकाली टैक्स स्टॉक की, और उसमें आपको दिख रहा है कि सर मुझे 20,000 का प्रॉफिट अभी तक हो चुका है, जिसपे मुझे टैक्स लायबिलिटी आगे आ सकती है, तो आपको जरूर उसे इंक्लूड करना चाहिए। एक नॉर्मल एजम्पशन बेसिस पे आप इंक्लूड करोगे ना कि सर हो सकता है इतनी इनकम भी मेरी हो, वो एक जनरल प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज आप जिस टाइम पे रिटर्न फाइल करो उस टाइम पे भी भर दोगे तो भी चलेगा। यस सर अंजलि। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है सर 50% स्पेशल केस में आप बताए थे सर, वो कैपिटल गेन का पार्ट होता है सर शॉर्ट टर्म गेन? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, कैपिटल गेन का ही पार्ट है। तो ITR फर्स्ट में सर कैसे मतलब वो उसका फाइलिंग होगा? भाई एग्जांपल दिया था मैंने, वो स्पेशल इनकम का एग्जांपल है, ITR 1 में हम फाइलिंग नहीं करते कैपिटल गेन, वो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम का क्या होता है डिफरेंस। ओके सर। अंजलि डाउट था आपका कोई? यस सर। सर जैसे ये 15% 45% के रेट से ये कट जा रहा है, एडवांस टैक्स दे रहे हैं हम, तो लास्टली मेरे को ये क्या था 1,01,400 था ना पे करना है, तो सर इतना तो पे कर देंगे तो फिर ये ऊपर वाला तो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, कौन सा ऊपर ये वाला? माइनस होते जाएगा, ये जैसे 50,000 कितना है सर, जैसे 15,000 वाला 15% है? पे। यस सर, हाँ 15% या 45% 75% जो भी है। नहीं नहीं, ये आप ये ना, हाँ आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि सर ऐसे अगर मैं ऐड करूँ तो ये तो 15 45 ऐसे ही 60,000 हो गए, तो ये ना वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे है। क्यूमुलेटिव बेसिस मतलब ये 1,01,400 का 15%, फिर आप 1,01,400 का 45% निकालोगे, 45,630, इसमें से 15,000 आप ऑलरेडी जमा कर चुके हो, तो आपको जो इस सेकंड क्वार्टर में जमा कराना है वो अराउंड 30,000 के आसपास ही जमा कराना है। हाँ तो वो फर्स्ट डिफरेंस वाला वाला उतना अमाउंट ही जमा माइनस कराओ। करके है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद देखो ना, ये देखो 100% तो आपको हमेशा मैच करेगा, 100%। 1 लाख से ऊपर आपको जमा ही नहीं कराना, 1,01,400 जो मैक्स लाइबिलिटी आपकी टैक्स लाइबिलिटी, उतना ही मैक्सिमम अमाउंट जमा कराना है ना, तो उससे एक्सेस कम हो गया। और सर स्पेशल रेट में वो स्पेशल रेट जो बताए हैं कैपिटल गेन के लिए, तो उसके लिए हम ITR 2 सीधे फाइल नहीं कर सकते हैं कि स्पेशल रेट में करेंगे? बिल्कुल, मैंने बस आपको ना टोटल टैक्सेबल इनकम में दो इनकम के पोर्शन होते हैं, मैंने उसके लिए बताया है। ITR 2 और ITR 3 में ही जाता है कैपिटल गेन, तो वो जब हम करेंगे उस टाइम पे देखेंगे कि इसके स्पेशल इनकम में और क्या क्या इनकम आ सकती है। मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताया आपको कि नॉर्मल इनकम में बाकी इनकम्स आ गई, स्पेशल इनकम में कुछ उनकी इनकम्स डिफाइंड है ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन, ये मैंने
और कोई, और किसी को डाउट? किसी और को डाउट कुछ? नो सर। वही रहा सर, पक्का? 34 सेक्शन 234 50। 234 ABC बता दूं, ये बोल रहे हो? यस एज द ओवर। वो हाँ नहीं, ओवरव्यू नहीं, मैं पूरा इंटरेस्ट के साथ कवर कर दूंगा। वो मैं मेनली कवर करता हूँ जब मैं ITR के फॉर्म्स कराता हूँ। ITR के फॉर्म्स में एक्चुअल जब उसमें टैक्स अमाउंट कोई कैलकुलेट होकर के आ रहा होगा, तो एक्चुअल में आपको डिफरेंस समझा पाऊंगा कितना। वैसे उसमें कुछ टाइम डिसाइडेड होता है कि किस टाइम पे कितना क्या लगेगा, शॉर्ट डिपॉजिट का, डिले का, ऐसे लगता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा बाकी लोगों को भी एक साथ में उस नॉलेज तक अपग्रेड होने दो, फिर मैं डेफिनेटली, तो वो थोड़ा कैलकुलेशन उसकी थोड़ी सी ट्रिकी है, इस वजह से मैं भी नहीं कर सकता। ठीक है, अभी तक की क्लास में कोई डाउट? नेक्स्ट क्लास से जो हम करेंगे उसमें ITR फॉर्म का, ये भी ITR 1 का पार्ट 1 था। अब जो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो फॉर्म के थ्रू ही होगी, उसमें हम डेटा के साथ आगे वर्क करेंगे। और सबने ID बना ली अपनी, लॉगिन ID पासवर्ड? नो सर, कहाँ बनाए? यस सर, मेरा बना हुआ है। सभी लोग बना लो। अगर अगर किसी को इशू चाहिए, मोनू का भी बना हुआ आई थिंक, और सत्यम ने बोला सत्यम का भी बना हुआ है, तो आप इनसे हेल्प ले सकते हो ग्रुप में। और इन केस अगर आपको डाउट लगता है तो आप अपने ग्रुप में भी क्वेरी डाल के पूछ सकते हो। और मेरे हिसाब से सभी को रजिस्टर करना चाहिए, रजिस्टर कर लो आप। ठीक है, उसमें कोई नुकसान नहीं, कोई टैक्स नहीं देने जा रहे हो, केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आप लॉगिन ID पासवर्ड यूज कर लो, जिससे खुद से आप बना सकते हो इनकम टैक्स जो भी रिटर्न प्रिपेयर करती है। ओके, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर।